बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज भाई हमारे शो में एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत जो हैं वो मेहमान के तौर पर तशरीफ़ लाई हैं और न्यूज़ के शोबे से तकरीबन 4 दहाइयों से वो वाबस्ता हैं। उनकी मतानत, उनका वक़ार, उनका लहजा, उनका प्रोफेशनलिज़म अपने शोबे में मिसाली है। ख़ास तौर पे जिस दौर में पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए काम कर रही थी उस दौर में इनका कोई सानी नहीं था अपने शोबे में। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली, आप सबकी भी पसंदीदा, पूरे पाकिस्तान की पसंदीदा मोहतरमा इशरत फातिमा साहिबा। वेलकम टू द शो इशरत। थैंक यू सो मच इशरत फातिमा, आप तशरीफ़ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई हमारी। बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने भी मेरी इज़्ज़त बढ़ाई कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और मुझे ये मौका दिया कि अपने सुनने और देखने वालों से मैं बात कर सकूं। नहीं, आप जैसे जो लोग हैं जिन्होंने एक तवील अरसे तक इतने सारे लोगों को मुतासिर किया हो अपने काम से, यकीनन उनका जो है किसी भी शो में शिरकत करना, और आप तो जाती भी बहुत कम है, मेरे ख्याल में बहुत ही कम है ना? बहुत कम। हाँ, तो यकीनन हमारे लिए, ज़बरदस्त टीम के लिए, पूरे हमारे इदारे के लिए भी बहुत खुशी की बात है। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी आपने बताया कि तकरीबन 40 बरस हो गए, तो आप तो बहुत कम सिनी में फिर इसका मतलब इस शो में आ गई होंगी। जी हाँ, मैं 9th क्लास में थी। अच्छा। जब से मैंने, हमारी एक टीचर थी, वो ख़बरें पढ़ा करती थी, लोकल ख़बरें, तो वो मुझे ले गई थी। फिर डिबेट्स वगैरह भी मैं करती थी, तो वो रेडियो पे एक मुकाबला भी हुआ ये डिबेट्स का, जिसमें मुझे कोई इनाम तो नहीं मिला था, लेकिन ये है कि पाँव पहली बार वहाँ रखे थे रेडियो में। तो इसलिए आपको आज तक याद है? जी बिल्कुल। तो फिर ऑडिशन दिया। ख़बरें बहरहाल मैंने उसके 1 साल बाद टीवी पे पढ़ी। टीवी के बाद मैंने रेडियो पे ख़बरें पढ़ी। रेडियो पढ़ी। अच्छा, अभी जैसे ये बात मेरा ख्याल है 1983 से शुरू हुई है। 83 से शुरू जी। अभी आप बता रही थी कि आपकी फैमिली का ताल्लुक जो है वो मशरकी पंजाब से है, आपके जो बड़े थे ना, मगर आपका लहजा जो है वो तो बहुत ही साफ़ है, यानी कि उसमें पंजाबी का तड़का जो है जिसे कहिए कि बिल्कुल न होने के बराबर है। जी, मुझे पंजाबी से बहुत मोहब्बत है, ज़ाहिर है मेरी घर की बोली है। और लेकिन अम्मी अब्बा जी, अम्मी मेरी टीचर थी। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप उर्दू बोलती हैं या खबरें पढ़ती हैं तो उसमें फिर नहीं आता लहजा। इसलिए कि हमें पंजाबी बोलना नहीं सिखाया अम्मी लोगों ने। अम्मी को ये था कि हम इस्लामाबाद में ही बहन भाई पैदा हुए। जब ये इस्लामाबाद बना था तो अम्मी अब्बा जी यहाँ आ गए थे, और उसके बाद अब्बा जी को ये था कि बच्चे जो हैं वो उर्दू ज़्यादा बोलें, क्योंकि ये स्कूल वगैरह जाएंगे तो इनको कोई ऐसा महसूस ना हो। तो हमसे उर्दू में बोलते थे, गुस्से में आ जाते थे तो पंजाबी में। गुस्से का मजा वैसे पंजाबी में। अब आपकी मौजूदगी में मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बुरा भला कहने का लुत्फ भी जो है ना पंजाबी में, आप समझ रही जो मैं कहना जी चाहता हूं। बिल्कुल, मैं समझ। उसका बहुत मसला है। अच्छा इशरत जी, तुसी एडा स्वीट बोल रहे हो, इंज लगता तुहाडे नूं हुणे कोई खबर आ जानी है। कसम से, जैसे 9 बजे के बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं इशरत फातिमा आपसे गुफ्तगू करूँगी। मेरा कैमरा किसने लिया? मैं कहीं भी जाती हूँ, बाज़ार में, मार्केट में, या कहीं किस लोगों के इज्तिमा में, गैदरिंग में, तो मेरी गुफ्तगू से लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा आप इशरत हैं। तो उसमें यह है, एक बात यह है कि मैं, अगर आप इजाज़त दें मुझे, एक वजह पता है क्या है? जी बिल्कुल आप पे भी वो सादिक आता है, वो मिसरा, कि यकीनन आपको लोग यानी कि आपकी शख्सियत को पहचानते भी हैं, क्योंकि टेलीविज़न पे आप आती थी, मगर वो जो ना मेरी आवाज़ ही पहचान है, वो बाकायदा वो आपकी आवाज़ जो है मेरे ख्याल में करोड़ों में, एक जनरेशन जो है पूरी की पूरी, वो करोड़ों में, अरबों में पहचान सकती है कि भाई ये इशरत फातिमा की आवाज़ है। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आजकल ना मुझसे, अव्वल तो बच्चों को सीखने का शौक ही नहीं है, कोई कुछ नहीं पूछता, तो हम ही शर्मिंदा होते रहते हैं कि पूछ नहीं रहा। पूछ ही दे कोई।
लेकिन ये है कि अगर पूछते भी हैं तो ये पूछते हैं कि हम ना आप अपनी खबरें रिकॉर्ड करके मुझे दे दें, मैं उसके ना पीछे पीछे पढ़ती जाऊंगी या पढ़ता जाऊंगा, तो उससे तो मैं उन्हें कहती हूँ खबरें पढ़ने का कोई अंदाज़ नहीं होता। वो जिस तरह आप बातचीत कर रहे हैं, आप अपने घर में बहन भाइयों से बात कर रहे हैं, उनको कोई बात बताते हैं आकर कि आज ये हुआ, या माँ बाप से शेयर करते हैं, जिस तरह अपने किसी अजीज़ से प्यारे से कोई बात शेयर करते हैं ना, उस तरह आप बात शेयर कर लीजिए, बात सुना दीजिए, बस ये खबरें हैं। अच्छा इशरत, ये फरमाइए कि जो बुनियादी उसूल आपके शोबे का है, जो हमने पढ़ा है, आप तो चूँकि माहिर हैं उस शोबे की, आप फरमाइएगा अगर करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि भाई लहजा जो है वो मैक्सिमम सपाट होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का एक्सप्रेशन, ख़ास तौर पे अगर आप सियासी नौयत की खबर पढ़ रहे हैं तो लाज़िम बात है किसी की उसके ऊपर राय मुख्तलिफ है, किसी का इख्तलाफ है, किसी का, तो आपके जज्बात और आपके जो एहसासात हैं और आपकी जो वाबस्तगी है किसी भी हवाले से वो नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। अलबत्ता इसी तरह से दुख की खबर भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत उसमें आप अपने आप को कंपोज रह के आप पढ़ेंगे, आप सिर्फ खबर नशर करेंगे ना एक। तो आम जिंदगी में भी फिर इतना ही गुफ्तगू करते हुए आप लोग, पुरानी जो नस्ल थी, अब तो आपको पता है इतना भरपूर एक्सप्रेशन होता है, वो बहुत ही यानी कि गैर जज्बाती होकर गुफ्तगू करती थी, आम जिंदगी में ऐसे नहीं होते थे आप? नहीं, जज्बाती होती हैं। जैसे अब मैंने वर्ल्ड कप की खबरें पढ़ी थी, जब वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान ने, तो खबरनामा 9 बजे का मैंने पढ़ा था, और मुझे याद है कि मतलब वो एक्साइटमेंट मेरे अंदर इतनी उबल रही थी कि जब वो ट्रॉफी लेके ग्राउंड में भाग रहे थे सब चारों तरफ, तो मेरा दिल चाह रहा था काश मैं भी इनके साथ होती और भागना शुरू हो जाती। तो उस लम्हे भी वही फीलिंग थी, चेहरे पे मुस्कुराहट थी, हल्का सा सांस भी फूल जाता है। कोई बड़ी शख्सियत जो हो, जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, ज़ियाउल हक साहब का जहाज़ क्रैश हुआ, और बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं, तो उसमें इंसान ज़ाहिर है, लेकिन ये है कि आप उसका हिस्सा नहीं बन जाते। आपका काम सिर्फ दूसरे को इत्तला देना है। ठीक है। इत्तला भी इस तरह देना है कि दूसरे किसी पैनिक में ना चले जाएं, वो भी आप ही की तरह कंपोज्ड रहें। ये बड़ी अहम बात की आपने। हाँ, ये इसका बड़ा अहम वो है जी, क्योंकि जब आप खबर नशर कर रहे हैं और करोड़ों लोग उसे देख रहे हैं, उनमें से काफ़ी परसेंटेज ऐसी हो सकती है कि अगर आप उसे अपने जज्बात भी उसमें डाल देंगे तो पता नहीं वो उसे किस तरह से लेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रेकिंग न्यूज़ तो आजकल हर खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है, और पहले तो ये होता था कि एक ख़ास सिग्नेचर ट्यून होती थी ब्रेकिंग न्यूज़ की, और वो आप घर के किसी भी हिस्से में हो आप सुन लें, तो महीनों में कभी आती थी, कभी तो सालों में ही एक दफ़ा में आती थी ब्रेकिंग न्यूज़ का मेयार ही कुछ और था। तो लोग इकट्ठे हो जाते थे वो म्यूज़िक सुन के कि ये कोई ख़ास चीज़ हो गई है। लेकिन अब तो मेरा ख्याल है दिन में 20-20 दफ़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ से पहले शौकत अली साहब के गाने लगा करते थे। अब वो नहीं रहा ब्रेकिंग न्यूज़ का जो होता है ये जब ज़िया साहब वाला मामला हुआ है उस वक्त आप पढ़ रही थी? जी, मैंने बिल्कुल पढ़ रही थी। इसका मतलब है आपने माशाल्लाह के 2-3 अदवार जो हैं वो देखे। तो आप, मैं आई ही उस वक्त थी जब ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत थी, तब मैं इस फील्ड में आई थी। ठीक है। तो आपने कभी सोचा कि जो ये आपकी यादें हैं, मेमोइर्स हैं, इनको कभी आप दर्ज करें? ख़ासतौर पे ये जो पॉलिटिकल अदवार रहे उसमें पाकिस्तान टेलीविज़न का तो बड़ा आपको पता अहम रोल रहा। जी बिल्कुल, उसी के ज़रिए सारी खबर जाती थी मुल्क तक, और उसी को कंट्रोल किया जाता था सबसे। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान जो हैं उन्हीं को। इवन हो सकता है, मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें तो आपको यूँ भी पता होंगी कि कौन सा कट लगा, कौन सा वीडियो नशर हुआ, कौन सा रोका गया, कौन सी इत्तला कहाँ से आई। होता है ज़ाहिर है। एक दफ़ा वो मुझे अब कुछ सन वगैरह भी याद नहीं, नवाज़ शरीफ साहब और ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब का था, तो इख्तलाफ हो गया था, तो नवाज़ शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था। पहले उन्होंने दिया था, और दोनों की तकरीर होनी थी, और हम यही सुन रहे थे कि पता नहीं पहले किसकी होगी, और दोनों ही शायद चाह रहे थे कि मैं बाद में करूं। तो उस दिन मेरी मुलाकात भी हुई थी नवाज़ शरीफ साहब से। अच्छा। और जब वो हम बिल्कुल कर्फ्यू का समा था टेलीविज़न की बिल्डिंग के अंदर, और हम और मेरे साथ 2 और लड़कियां थी, हम दूर दूर से देख रहे थे कि हम देखें नवाज़ शरीफ साहब को। होता है बड़ी शख्सियत है, उनको देखने का। तो वो अचानक ही दरवाज़ा खुला दूर से, और वो एक लोगों का जम्मे गफ़ीर निकला कमरे से, जीएम के कमरे से। वो प्रीव्यू करते हैं अपनी उसको, तो वो देख रहे होंगे अपनी तकरीर, लोग जो होंगे उस जी। तो वो निकले, और हम तो ज़ाहिर है कमर करके उनकी तरफ तेज़ तेज़ मेकअप रूम की तरफ चलने लगे। तो पीछे से आवाज़ आई, मैडम मैडम। तो हमने थोड़ी देर बाद, पहले तो शक ही रहा फिर जब मुड़ के देखा तो वो सारा ग्रुप हमारी तरफ चला आ रहा था। अब बस वो मरते क्या ना करते वाली बात है, हम रुक गए चुप करके, और फिर वो हमारे करीब आए,
तो उन्होंने सलाम किया नवाज़ शरीफ साहब ने, उनका वालेकुम अस्सलाम, इनका मुझे आपको देखने का बहुत, आपसे मिलने का बहुत शौक़ था, और आंखें मेरी ज़मीन पर थीं और ताज़ा इस्तीफ़ा दिया लेकिन मैंने उनको बहुत हौसले में देखा। अच्छा। उनके चेहरे पे स्माइल थी, और उन्होंने कहा कि, मैंने कहा लेकिन मुझे इस वक्त देखने की ख्वाहिश नहीं थी। अब इससे भी कोई ये फ़र्ज़ ना कर ले कि मेरी वाबस्तगी थी, लेकिन एक मुश्किल वक्त तो था ना। और उन्होंने कहा कोई वक्त अच्छा बुरा नहीं होता, अच्छा वक्त भी आएगा। और इर्द गिर्द जो लोग थे इस कदर रो रहे थे, उनके रोने की आवाज़ें आ रही थी मुझे। बहरहाल तो अगले दिन बड़ी अखबारों में ख़बरें लगी हुई थी, तो मेरी उनसे मुलाकात थी। इस तरह डॉक्टर कदीर खान से मुलाकात हुई, उनसे तो ये बड़ी अहम आप गुफ्तगू कर रही हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ब्रेक से वापस आकर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आपके पास तो एक तारीख है पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से, बड़ी बात। तो मेरे ख्याल में लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुनना चाहेंगे। कहीं नहीं जाएगा नाज़रीन, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं बेशुमार सियासी और समाजी यादों के साथ, और एक अहद की यादों के साथ। खुद एक अहद जो है वो हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा इशरत फातिमा साहिबा। कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। छोटे से वक्त के बाद। अच्छा शाह जी, आप एक दफ़ा ना क्लॉथ हाउस गए, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 3 सूट लीलन के भी निकालना। अच्छा। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ओहो। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਟੀਵੀ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा इशरत फातिमा साहिबा, और आप बात कर रही थी अब्दुल कदीर खान साहब की। जी, उनसे भी 2-3 बार मुलाकात हुई। तो एक तो वो जब अपनी आखिरी तकरीर उन्होंने की कौम से, तो अच्छा उस वक्त भी आप जी वहाँ मेरी वहाँ ड्यूटी थी, तो वो भी ऐसा ही माहौल था। वो तो पूरी कौम के जज्बात जी, बड़े, तो वो निकल रहे थे तकरीर करके जब, तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी न्यूज़ रूम पे जाने के लिए, तो मैंने देखा नीचे जीएम का कमरा था, वो वहाँ से निकले, साथ उनके हमारे सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन थे अनवर महमूद साहब, वो उनको लेके जा रहे थे। बहुत सन्नाटा था, वो भी बहुत खामोश थे दोनों। और तो पूरे मुल्क में ही सन्नाटा। मैंने इशारे से कहा कि मैं आ जाऊँ, तो इशारे से, तो मुझे लगा कि उन्होंने अनवर महमूद साहब ने कहा कि आ जाओ। तो वो बहुत इज़्ज़त करते थे सब आर्टिस्टों की, तो मैं उनके पीछे पीछे चलना शुरू हो गई। वो बड़ी सी लॉबी है, वहाँ से निकल के बाहर गैलरी की तरफ जा रहे थे। मैंने जाके उनको सलाम किया, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझे जवाब दिया, बस वो निकले और चले गए। तो वो एक तकलीफ़ दे याद है मेरे लिए। फिर सबके लिए, हाँ जी बिल्कुल। फिर वो मुझे मिले एक दफ़ा, मैं कराची गई, वहाँ पर वंडर वुमेन अवार्ड मुझे मिला था कोई, तो वहाँ पे वो मुझे स्टेज पे आए, मुझे उन्होंने अवार्ड दिया। ये भी मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। जैसे ही मैं गई स्टेज पे, तो उन्होंने मुझे कहा, अरे ये तो वही है इशरत फातिमा, ये तो वैसी की वैसी है, ये तो ज़रा नहीं बदली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो तकरीर वाली जो शाम थी या रात थी, किस वक्त ये तकरीर रिकॉर्ड हुई थी, याद पड़ता? शाम का वक्त था। शाम का कोई आपको खास एक्सप्रेशन उनका, कोई खास जुमला याद आता हो? नहीं, वो बिल्कुल खामोश थे। वो तो वो भी और अनवर साहब भी दोनों खामोश थे, दोनों एक दूसरे से भी बात नहीं कर रहे थे। माहौल भी खामोश था, बिल्कुल खामोश। कोई जुमला नहीं, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे रोबोट होता है कोई। उनका चेहरा बिल्कुल तारीक सा था, खामोश था, ब्लैंक था। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कह सकती। कुछ नहीं था उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में, उनकी चाल में, कुछ भी नहीं था। लेकिन आप पढ़ी लिखी खातून की हैसियत से, जो कि न्यूज़ से इतना वाबस्ता रहीं, आपका तासुर क्या था? कि कुछ नहीं था मगर क्या था उसमें? डिजेक्शन थी, दुख था, तकलीफ? बहुत दुख था, बहुत ज़्यादा दुख था। मतलब इतना ज़्यादा कि मैं आज भी उस बात को कभी याद करती हूँ। मैंने अपनी वीडियो भी बनाई है, और मैंने उसमें बोला कि मैं पूरी कौम की तरफ से बहुत माजरत चाहती हूँ, लेकिन मुझे आज भी महसूस होता है कि वो बहुत तकलीफ़ में थे, वो बहुत दुख में थे। तो और आपकी यादों में से कोई ऐसी चीज़ जो आप समझती हैं कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए?
जो तारीख का हिस्सा है? मुझे याद है जब यासिर अरफात की जब डेथ हुई थी तो क्योंकि पाकिस्तानी तो बहुत मोहब्बत करते थे जी उनसे। बिल्कुल, और मैं उस मोहब्बत का ही आपको बताने लगी हूँ कि उनकी जब डॉक्यूमेंट्री बननी थी ख़बरनामे के लिए उनके अंदर, तो हमारे एक डायरेक्टर थे शकूर साहब, वो बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत ही अच्छा लिखते थे। उनकी खबर ऐसी बनी हुई होती थी कि जैसे पानी बह रहा है, वाह, मतलब अच्छे से बुरे से बुरा बंदा भी ना उसको पढ़े तो रवानी उसका- एक होती थी। ओह, क्या अच्छा एक्सप्रेशन यूज तो किया, बहुत अच्छे उसकी दाद को अल्फाज। बोल दीजिए। वाह, तो वो उन्होंने बनाई और मुझे पता चला कि वो एक मेल न्यूज़ रीडर को ढूंढ रहे थे कि वो नहीं मिल रहा, उससे पढ़वानी है। और मैं बहुत शर्मिंदा हो रही थी अंदर ही अंदर ना कि ये मुझे क्यों नहीं कह रहे कि तुम पढ़ो इसको ना। तो बहरहाल वो किस्मत मेरी ही थी, वो साहब नहीं मिले और उन्होंने कहा अच्छा इशरत फातिमा को बुलाओ। कौन थे? खालिद हमीद थे? नहीं, खालिद तो जा चुके थे उस जमाने में। खालिद जा चुके थे जी, मसरूर काज़मी साहब मसरूर थे। काज़मी साहब, ठीक। तो वैसे भी उन लोगों को ना, ये शिकायतन कह रही हूँ, अक्सर होता है कि मेल की आवाज़ हो ना, तो पता नहीं औरत की आवाज़ में कोई दुख की खबर या कोई बड़ा कोई काम हो, जब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने आना होता है ना, तो जब वो अनाउंसमेंट होती थी कि अब मुझे वो याद नहीं, जिसका बड़ी वो शेरवानी में बैठ के वो कहते थे पाकिस्तान के मतलब सदर पाकिस्तान खिताब फरमाएंगे, तो बड़ी ख्वाहिश रही मगर किस्मत में नहीं था वो अनाउंसमेंट करना। देखिए आपने बड़ी बारीक और बड़ी अहम बात की, सारी उसके पीछे कहीं ना कहीं वो जो पेट्रियार्कल सोच है ना हमारी जी, वो मौजूद है जी, कि जो अहम बात है या जो जिससे अथॉरिटी जो है वो आपने साबित करनी है, वो आवाज़ जो है वो सिर्फ मर्द की होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं उसके पीछे तो जब मैंने वो पढ़ ली और पढ़ने के बाद मेरी इत्तेफाक से रेडियो पे खबरें थी, मैं खबरें रेडियो और टीवी की बिल्डिंग साथ साथ हैं, हार्डली 2-3 मिनट की ड्राइव है। तो पढ़ के मैं वापस आई तो मुझे कहा कि शकूर साहब बहुत गुस्से में हैं और वो कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं किया इशरत फातिमा ने इस स्टोरी के साथ और ये बिल्कुल अच्छी नहीं पढ़ी और बहुत ही मैं शर्मिंदा हुई। ये यासिर साहब वाले जी बिल्कुल, मैं बहुत ही शर्मिंदा हुई। अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी ज़िंदगी में ना पैसों का नहीं सोचा। जाहिर है ये मेरी रोटी रोज़ी है, लेकिन ये मेरी सेकेंडरी वो है। ठीक है, पहला ये है कि मैंने काम को बिल्कुल इंसाफ से काम करना है और मैं हमेशा कहती हूँ मुझे आप नहीं भी पैसे दें ना तो मैं उसमें डंडी नहीं मारूंगी। अगर मैंने आपसे कमिट कर लिया है तो मैं करूंगी, ये मेरी इज्जत है, ये उस काम की इज्जत है। तो मतलब आप जो अर्न करते हैं ना, कमाते हैं, उसमें अल्लाह बरकत देता है। मैं ना अब खबरनामा अंदर चल रहा था, न्यूज़ रूम था और मैं बाहर न्यूज़ रूम के दरवाजे से कान लगा के अकेली खड़ी थी, अंदर सब सुन रहे थे और मैं सोच रही हूँ कि यार मैंने कहाँ गलती की है। उसके बाद ना वो एक बंदा आया, हमारा प्रोड्यूसर था सीनियर राशिद, उसने कहा क्या हुआ, तो मेरी आंखें भीग सी गई। मैंने कहा शकूर साहब नाराज़ हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि इतने ठीक नहीं पड़ी। तो मैं सुन रही हूँ, मुझे तो कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। एकदम से दरवाज़ा खुला, शकूर साहब बाहर और मैं ज़रा थोड़ा सा घबरा गई। मुझे कहने लगे मेरे कमरे में आए उनके कमरे में पीछे पीछे चली गई। तो जब मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझसे माजरत की। उन्होंने कहा मुझे किसी ने कहा कि उसको रेडियो जाने की जल्दी थी इसलिए उसने ठीक नहीं पढ़ी। मैंने आपकी कमेंट्री नहीं सुनी, मैंने ऑन एयर सुनी है। अच्छा, उस वक्त से उन्होंने राय किसी के कहने पे तो मैंने उनको कहा सर मैंने तो आपसे शिकवा करना था कि मैं आपकी पहली चॉइस क्यों नहीं थी, दूसरी चॉइस। क्या जवाब दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, कुछ भी नहीं बोला। इसका जवाब है नहीं इस माशरे में। ये जो सोच है, ये जो फिक्र है, ये जो गुफ्तगू आपने की, मतलब अब तो मुद्दतें हो जाती हैं किसी से ये अल्फाज सुने हुए कि मेरा प्रोफेशन जो है वो मेरी प्रायोरिटी है और ठीक है हम पैसे की बात जो है वो करेंगे मगर बाद में करेंगे, मुझे चाहिए अपना मुआवजा अपने प्रोफेशन का, अपने काम का, मगर वो सेकेंडरी है। असल चीज़ ये है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं कैसे करूँगा, वो उसके असरात क्या होंगे, ये वो। आप क्या समझती हैं कि ये रवैया कम हो गया है माशरे में या उसी शद्दोमत से बरकरार है? जैसे नहीं, ये इतना कम हो गया है कि ना होने के बराबर है। उसकी वजह शायद नहीं, यकीनन यही है कि जब मेहनत के बग़ैर ही आप मुझसे आगे खड़े हो जाते हैं,
मैं अपने आप को मिसाल कह रही हूँ, मिसाल के तौर पर कह रही हूँ, मैं तो ज़मीन की मट्टी के ज़रात से भी नीचे हूँ, लेकिन एक बंदे को मेहनत करके वो नहीं मिलता जो आपको बग़ैर मेहनत किए मिल जाता है, तो आपको क्या ज़रूरत है मेहनत करने की। अब तो काम से ज्यादा कपड़ों पर तवज्जो दी जाती है। जी, तुमने कौन सा ब्रांड पहना है? यार मैं तो कल ही गया था ना, बर्मिंघम गया था, इंग्लैंड से मैं लेकर आया ये शर्ट, और तुमने कोट कहाँ से लिया? यार ये मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट। और पूछना भी ये कितने का लिया, कितने का लिया? 10,000 का। मैं आज तक पैसे नहीं मैंने जेन में रखे। अच्छा। तो उसे दिल करे दुकानदार में कह रहे हो 200 तो कम करो ना। लिबास की अगर बात की है, ब्रांड्स की, तो ये मेरा ख्याल है कुछ ही लोग हैं, इस पे मुझे मेरी बड़ी रिजर्वेशंस हैं कि आप कपड़ों पे और ज्वेलरी पे और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा चीज़ें खर्च करें, क्योंकि और बहुत सी ज़रूरतें हैं जिन पे हम इससे उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप स्क्रीन पर आएँ तो आप ये सोच कर आएँ कि आपको जो लोग देख रहे हैं वो आपसे कुछ सीखें, वो स्ट्रेस में ना चले जाएं, वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाएं कि मैं ये कपड़ा क्यों नहीं पहन सकता, मैं इसको क्यों नहीं ख़रीद सकता। आप वो पहने जिसको देख के उनको तसल्ली हो कि नहीं, इसने तो हमारे जैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, तो हमारी तरह ही बात कर रहा है या कर रही है। तो मेरा ख्याल है मैंने बहुत लोगों को परेशान देखा है स्क्रीन की वजह से। इशरत, ये फरमाइएगा, ये जो आपने बात की ये बहुत ही इंतहाई सेंसिटिव बात की आपने। जैसे हमारे एक शायर थे शकीब जलाली साहब, उनका शेर है कि ढोलक की थाप को ज़रा आहिस्ता कीजिए। नाना अबू सो रहे हैं। तो उनका भी ख्याल करना चाहिए। रहते हैं कुछ मलूल से चेहरे पड़ोस में, इतना न तेज कीजिए ढोलक की थाप। बहुत तो जी हाँ, और आप देखिए कि पूरा जो शकीब के लिए बहुत सारी तालियां, पूरी जो इस्लामिक फ़िलॉसफी है वो भी यही है कि आपके किसी काम से भी दिखावा जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग उससे मुतासिर होते हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ जो है डिस्टर्ब होती हैं अगर किसी के पास वो वसाइल नहीं है। और सच्ची बात यह है कि ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्क में, जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं इस वक्त, वो तकरीबन ऑलमोस्ट 7-8-9 करोड़ से ज़्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे जी रहे हैं। तो ये जो सेंसिटिविटी है ये आपके मिजाज का हिस्सा थी, या जब इंसान मुताला करता है, अपने इर्द गिर्द मुशाहिदा करता है, तो उसे एहसास होता है कि नहीं, अपने आप को सिंपल रखा जाए ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो किसी अजियत में मुब्तला ना हो, किसी दौड़ का शिकार ना हो। पता नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरे अम्मी और मेरे अब्बा जी का इसमें बहुत हाथ है। अम्मी अब्बा जी कहते थे कि जो तुम्हारे पास है ना, बस वही तुम्हारा अपना है। सुभान अल्लाह। फिर अम्मी कहती थी, हम क्वार्टर में रहते थे, अम्मी पढ़ाती थी, अब्बा जी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में थे, तो अब्बा जी की ड्यूटियां हमेशा मिनिस्टरों के साथ ही रखती थी, वो प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर। गाड़ी आती थी अब्बा जी को लेने के लिए, ले जाने के लिए, हमें नहीं वो गाड़ी में कभी बैठने देते थे। हकीम सईद साहब एक दफ़ा हमारे घर आए, अब्बा जी उनके साथ भी थे, वो थे ना मिनिस्टर रहे कुछ अर्सा, तो वो हमारे घर आए तो वो छतें टपक रही थी, सरकारी घर था, तो हमने ना वो जगह जगह जहाँ जहाँ टपकता था, कहीं कोई देगची रखी हुई, कहीं कुछ जो उसको करने के लिए ना, तो वो आए हमारे घर में और बैठ गए जिस तरह बैठते हैं। क्या बड़ा आदमी था बहुत। और फिर बड़ा मज़ा आया, बड़ी देर गप लगाते रहे वहाँ पर, और कहते हैं यार इसहाक, मैं तो हैरान हो गया हूँ, तुम मेरे सेक्रेटरी हो और तुम्हारा घर इतना सादा है। आपके वालिद साहब के लिए भी और हमीद साहब के लिए देखो ना क्या लोग थे, क्या इनके रवैये थे। ये फरमाइए, 80s को 90s को आपने देखा, अब आप वालदा हैं और 2 आपके बच्चे हैं माशाल्लाह, 20 साल से ज़्यादा उनकी उम्रें हैं, वर्किंग वुमेन आप रहीं और हैं, थी भी और हैं भी। तो ज़िंदगी को आपने करीब से देखा, फिर यह है कि आप पढ़ती हैं, मुतालिया करती हैं। आप मैंने आपकी भी बहुत किताबें पढ़ी हैं। सॉरी मैंने आपकी बात काट दी। वो एक मेरी उम्र का तो नहीं है वो शेर, काश मैं तेरे हंसी हाथ का, हर उम्र का है। अच्छा, मेरे लिए बड़ी खुशी का मकाम है कि आप जैसी जो यानी कि अपने शोबे की, हम तो लेजेंड मानते हैं जी आप लोगों को, तो मेरे लिए बहुत ऑनर है कि आपने भी यानी कि नहीं, मैंने आपको माशाल्लाह बहुत पढ़ा है, बड़ी इज्जत लाई, मेरे लिए तो बहुत ही खुशी का मकाम है, बहुत नवाजिश। इजाज़त दीजिएगा, मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि वक्त हो गया ब्रेक का, तो वापस आके यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं और इशरत फातिमा साहबा से हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक बहुत ही काबिल ख़ातून, बहुत ही लर्नड लेडी, बहुत ही पढ़ी लिखी एक बाशऊर ख़ातून जो है वो क्या समझती हैं कि 20, 25, 30 साल में माशरा समाजी तौर पे अपने रवैयों में तहज़ीबी हवाले से नीचे गया है
या ऊपर आया है, डिटेरेशन हुई है या तरक्की हुई है। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है वली मोहतरमा इशरत फातिमा साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है इशरत फातिमा साहिबा। और इशरत साहिबा, बात हो रही थी कि माशरा जो है अपनी अक़दार में, वैल्यूज़ के हवाले से, अपने रवैयों के हवाले से, समाजी हवाले से उसने तरक्की की है, आगे गया है या पीछे आया है? माजरत के साथ मैं समझती हूँ कि हम शायद आखिरी सीढ़ी पर खड़े हैं जो हमें तबाही की तरफ ले जा रही है। हमारी अक़दार, हमारी तहज़ीब, हमारे रवैये ख़त्म होने को हैं। इसलिए कि मैं अगर अपनी ही बात करूं बचपन की, तो जो हम अपने बुज़ुर्गों के साथ, हमारे माँ बाप ने हमारा ताल्लुक़ बना के रखा हुआ था। कभी नहीं हमने देखा कि हमारे माँ बाप ने हमारे दादी दादा को या नाना नानी को कहा हो कि ये आप क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ। वो ही तरबियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते थे। वो जो दीनी फ़िलासफ़ी है हमारी कि वालिदैन के आगे उफ़ तक नहीं करो, उस पर अमल का इजहार जो है वो हमें जगह जगह हर घराने में नज़र आता था। जी बिल्कुल। उसमें कमी बेशी थोड़ी बहुत हो सकती थी जी। मगर वाज़े थी जो आप फरमा रही हैं कि हर घराना जो है, या बेशतर घराना जो है, इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करता था। जी बिल्कुल। और अब ये है कि हम अपने हम तो नहीं खैर, लेकिन अक्सर घरानों में लोग जो हैं बुज़ुर्गों से बच्चों को दूर रखने की कोशिश करते हैं कि इनको बीमार हो जाएंगे या इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी या कुछ। लेकिन हम हमारे वक्तों में तो हम बहुत वक्त देते थे बड़ों को, और हम आज भी अपने बच्चों को अक्सर घरानों में हम तो यही कहते हैं कि यही ज़िंदगी है, जितना इनसे ले सकते हो, हासिल कर सकते हो वो कर लो। कल को तुम अफसोस करोगे जब ये नहीं होंगे, नज़र नहीं आएंगे। वाकई आपा भले का ज़माना ही नहीं रह गया। कल मैंने एक बंदे को कहा, मैं क्या मोटरसाइकिल की चैन च तेरी चादर आ रही, कहता तेनू की प्रॉब्लम, मैनू फांसी लगे तेनू की प्रॉब्लम, मैं जहर खावा तेनू की प्रॉब्लम, मैं डुब के मरा तेनू की प्रॉब्लम, ओ दफा हो या। मैं कहा अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे, मैं इधर निकल गया उधर निकल गया। पिछों दी आवाज आ गई, ओ भाई मैनू बचाई, मेरी गर्दन चैन च आ गई। मैं भी पीछे मुड़ के नहीं वेख्या, मैं कहा खसमा नू खा। बुरी बात है ना, चूचू चूचू की मैं इस मुआशरे का नहीं गा। अच्छा इशरत साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। तो देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाह रही है। जी। इशरत साहिबा, पहले आप लोग जब न्यूज़ पढ़ते थे तो कोई गलती हो जाती थी, आप कहते थे माफ़ कीजिएगा। अब ये रुझान ख़त्म हो गया है, आप इसको कैसे देखती हैं? वाह 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 वाह। मैं समझती हूँ कि शायद गलतियाँ ज़्यादा हो गई हैं, बार बार माजरत आप कितनी दफ़ा माफ़ करेंगे। ये क्यों रवैया वो हो गया? अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं और कोई गलती हो जाए तो आप उसको माजरत करके आगे बढ़ जाते हैं। देखें, अगर देखें आपसे लोग सीख रहे होते हैं, और अगर आप उसको छोड़कर आगे गुजर जाएं तो आप उसमें इस्लाह का पहलू नहीं रहता। और अगर आप कह दें, खासतौर पर फैक्चुअल मिस्टेक हो तो आपको ज़रूर वो तो करनी चाहिए। लेकिन अगर हो तो उसको भी बेहतर पढ़ लें। अगर लफ्ज़ अगर आपने गलत पढ़ दिया है तो उसको आप अगर दुरुस्त कर लें तो अच्छी बात है कि वहाँ पे जो आपको देख रहे हैं। ये भी आप समझते हैं, ये भी एक तब्दीली तो है ना एक माशरे में, रवैये में, इस प्रोफेशन में। जी वो तो वैसे भी देखें, मैंने ज़िंदगी में एक बार, ज़िंदगी में इन 40 सालों में एक बार एक साथी को कहा था कि ये आपने गलत पढ़ा है ना, ये यूं है। तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने वो मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी इस्लाह थी किसी की। मेरा ये अब ख़त्म होने का टाइम है। कितना अरसा मैं और ख़बरें पढ़ लूँगी, लेकिन मैं अभी भी सीखती हूँ, मैं अभी भी सीखना चाहती हूँ, मैं अभी भी पूछती हूँ, बारहा पूछती हूँ। 1-5 मिनट की ख़बरों में शायद 1-2 लफ्ज़ तो ऐसे ज़रूर ही होते हैं जो मुझे किसी से पूछने पड़ जाएं, या जिनको मैं दोबारा देख लूँ, या जिनको मेरे जहन में कन्फ्यूजन हो रहा हो कि ये ज़ेर के साथ है या ज़बर के साथ है। तो कैसे हो सकता है कि एक नए पढ़ने वाले को दिक्कत ना हो? अभी मैं नाम तो नहीं लूँगी, किसी जगह मैं देख रही थी, कोई कुछ ख़वातीन थी न्यूज़ की, और वो मेकअप कराई जा रही थी, और फिर जब वो चली गई तो शायद कुछ ही लम्हे थे उनकी न्यूज़ में, जबकि मैं
अभी भी 40 साल के बाद भी 1 घंटा पहले रेडियो पे पहुंचती हूँ और वहाँ पे मैं उसको रिहर्स करती हूँ, देखती हूँ। बुलेटिन तैयार ना भी हुआ हो, मेरे पास एक भी खबर ना हो, लेकिन वहाँ मैं बैठी ज़रूर होती हूँ कि इर्द गिर्द लोग बातें कर रहे होते हैं, उसी हवाले से ख़बरों की मेरे कानों में पड़ रही होती हैं, मेरा जहन उसके लिए तैयार हो रहा होता उस है। खबर का मूड मिजाज है बिल्कुल, क्या? जी, बिल्कुल। बैकड्रॉप अगर आपने नहीं भी पढ़ना उसका बैकग्राउंड तो भी आपको पता होना जी चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए। जी क्या क्या बात। क्या कमिटमेंट है जी। इशरत साहिबा, शायद आपको किसी ने बताया या नहीं, या आप शायद खबरें पढ़ती थी तो आपका कोका बहुत मशहूर था और आप उसमें बहुत प्यारी लगती थी। आप बता सकती हैं कि आप पहनती हैं कि नहीं? क्या बात है, आप बता सकती कोका कहाँ से मिलता है? पहले तो मेरे ख्याल में आप इसकी खबरें दुरुस्त कराएंगी हैं बच्ची की, वो खबरें कह गई। जी मैं पहनती हूँ अभी भी, और अभी भी पहना हुआ है मैंने। वाह। नहीं, लेकिन ये जो कह रही है कि आपको अंदाजा था उस वक्त कि भाई इस हवाले से लोग जी बात हाँ, करते उस वक्त तो काफ़ी ये टीवी टाइम्स वगैरह निकला करते थे, रिसाले मैगजीन्स वगैरह, तो उनसे पता चलता रहता था। बस इतना ही फैशन कर सकते थे ना, छोटा सा नोट। मुझे याद है उस जमाने में तो इस पर बाकायदा आर्टिकल्स लिखे गए थे। जी बिल्कुल, इतना पॉपुलर था ये। जी, एक ये बहुत पॉपुलर था, और एक में मैचिंग का पेन जो है वो इस कपड़ों के साथ मैच करता हुआ इस्तेमाल करती थी, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। अब ज़ाहिर शादी वादी तो हुई नहीं थी उस वक्त, मैं छोटी थी काफ़ी, तो दिमाग में मैंने हमेशा कहा कि गैर शादी शुदा लोगों का जो दिमाग होता है ना वो शैतान का होता है, खाली होता है ना। तो उसके बाद मैं नोज़ पिन का बहुत लोग पूछते थे, चमकती क्यों है इतनी, तो मैं उनको ये कहती थी कि मैं इसको सिर्फ न्यूज़ के वक्त ही पहनती हूँ ताकि उसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह ना लगे, और उसको बहुत ख्याल रखती हूँ। लॉक भी नहीं करती थी उसको, जैसे ही बस खबरें पढ़ी उठार के उसको रख दिया। तो और दूसरे नाक भी मेरी ज़रा बड़ी है, तो उस पर शायद नुमाया भी लगती थी चीज़ कोई। तो बहुत लोगों को था कि किस ज्वेलर से बनाते हैं, और अक्सर ज्वेलर्स में कभी जाती थी, बहुत कम ज्वेलरी मैंने बनाई है, तो कभी जाऊं तो वो कहते थे कि हमारे पास अक्सर ख़वातीन आती हैं और वो ये पूछती हैं कि हमें इशरत फातिमा जैसा कोका चाहिए। इसे तरह इन्हें एक बाजी ने जाके एक सुनियारे नूं कहा जी। भाई सुनारे वे भाई सुनारे मैंने ना बाजी इशरत वर्गा कोका बना दे। अच्छा। वो कहता बाजी मैं कोका ते तेनू बना देंगा। हाँ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈ ਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ? जी इशरत मैडम, आपने इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ पूरी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी होंगी जितनी आजकल एक 24 घंटे के अंदर चल रही होती हैं। आपका दिल नहीं करता कि आप इस ब्रेकिंग न्यूज़ के दौर में खबरें पढ़ रही होती, बहुत कुछ मिस कर रही हैं आप? मैं अभी पढ़ रही हूँ बच्चे खबरें, और रेडियो पाकिस्तान से पढ़ रही हूँ, और हमारी ख़बरें जो हैं वो फेसबुक पे लाइव जाती हैं। तब रेडियो जो है वो भी अब तकरीबन टीवी ही बन गया है। और लेकिन आप पे वैसे ख़ासतौर पे जब पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए, पीटीवी न्यूज़ के लिए आप जब काम करती थी, कितनी पूरी ज़िंदगी में आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी होंगी? हार्डली 4-5 शायद। वो सही कह रहा है 24 घंटे। लेकिन वो वाकई ब्रेकिंग न्यूज़ थी ना? हाँ वाकई, जिनके असरात थे जी। इस माशरे पे, इस मुल्क जी। पे। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा नाज़रीन। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मैंने ओनली मोहतरमा इशरत फातिमा साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा इशरत फातिमा साहिबा। मोहतरमा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। ये फरमाइए कोई ऐसी बात जिस पे ज़मीर मलामत करता रहता हो कि भाई इशरत ये ज़िंदगी में गलती हो गई थी। मुझे याद है मैं रेडियो से गुज़र रही थी, और जब वो मैं कन्वेंशन सेंटर के पास से गुज़री, बारिश हो रही थी, और एक जो लड़का था वो ज़मीन पे बाकायदा जैसे वो रड़ने वाली जो नहीं होती, वो उसको माजूरी इतनी ज़्यादा थी कि वो उस पोजीशन में वहाँ पर पड़ा हुआ था। और वो मतलब मैं वहाँ से गुज़र गई ये सोचते सोचते कि मैं उसको गाड़ी में बिठाऊं या ना बिठाऊं। और मेरे दिमाग, आप सोचें गाड़ी जब चल रही होती है तो कितना टाइम लगता है किसी को क्रॉस करते हुए। चश्मे-ज़दन में गुजर बस मैं सोचती रही कि मैं इसको फिर मैं उठा के गाड़ी में मैं इसको कैसे बिठाऊंगी गाड़ी में, और मैं गुज़र गई।
और इस बात को सालों गुजर गए, वो मेरी याद से, मेरी सोच से नहीं निकलता कि काश मैं रुक जाती। तो पता नहीं कौन था, पता नहीं कहाँ जाना था, पता नहीं कैसे गया होगा, लेकिन मुझे उसका बहुत अफसोस रहा। वाह। इशरत फातिमा साहबा, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? मैंने अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा ये सिखाया कि वो लोगों से प्यार करें। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब हमारे आसपास से वो गुज़रते थे, मैं उनको क्या कह के मुखातिब करूं, जिनको हम तीसरी सेक्स कहते हैं, ट्रांसजेंडर्स। हाँ जी। तो मैं ख्वाजा सरा जी, हम ख्वाजा खुद भी सरा, चुके जी, कहते जी। हैं कि ख्वाजा सरा जी। से वो मुतमईन तो होते हैं मैं इस बात अपने से। बच्चों को ना, वो जब गुजरते थे तो मैं अपने बच्चों को हमेशा ये कहती थी कि जब वो गाड़ी के पास आते थे तो मैं कहती थी इनसे हाथ मिलाओ, और बेटा हाथ मिला के ना इनके हाथ को दबाया करो। दबाने से अगले को ये महसूस होता है कि आप गर्मजोशी उससे आपने। मोहब्बत कर रहे हैं। तो और इनको कभी इनके ऊपर आपने स्माइल नहीं करना, हंसना नहीं है कभी उनके ऊपर। आज जब मेरे बच्चे रुक रुक के उनसे बात करते हैं, उनके साथ एहतराम गपशप से, करते हाँ। हैं, और फिर मेरा एक बेटा, नॉर्मल जैसे लोग होते हैं। मेरा बेटा जाता है तो वो फिर मुझे पता चला काफ़ी साल पहले की बात है कि उसने कहा, मैंने कहा ये कौन बंदा था? कहता अम्मा ये 2 अंकल हैं, बुज़ुर्ग अंकल ना, तो जब मैं आता हूँ मार्केट तो मेरे पास जो कॉइन्स बच जाते हैं ना, मैं उनको दे देता हूँ सारे। फिर अभी कुछ दिन पहले वो कहीं जा रहा था तो उसने कहा कि मैं पैदल जा रहा था कि सामने एक खातून बैठी हुई थी, बहुत बुज़ुर्ग, उन्होंने कहा मुझे 2 समोसे ला दोगे? तो कहता मैं ला दूंगा। फिर वो आउट ऑफ द वे गया उनको कह के कि हाँ मैं उधर ही जा रहा हूँ, हालांकि वो वहाँ नहीं जा रहा था। उसने उनको समोसे ला के दिए और उसने जब मुझे आके बताया तो मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा मैंने जो इस पर मेहनत की थी ना, बस ठीक है, ये इंसानों से प्यार करता है, इसके अलावा ये ज़िंदगी में कुछ करे ना करे ये अल्लाह जाने और ये जाने। मेरे ख्याल में आप जैसी पेरेंटिंग हो, माएँ हों, बाप हों, सबका किरदार होता है। तो ये माशरा बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि एक जन्नत की एक मिसाल माँ बन का गई। बहुत बड़ी बड़ा उम्दा किरदार आपने होता है, की। बहुत माँ का बड़ा तो बहुत ही किरदार होता है जी। ग्रेड्स अच्छी बात है पढ़ना, ग्रेड्स लेने हैं और नौकरी लेनी है और पैसा आना है और फिर यानी कि ज़्यादा तनख्वाह की तरफ जाना है, ज़्यादा हर वक्त जो हम सिर्फ मटीरियल गुफ्तगू करते हैं, उन्हें दुनियावी तौर पे बस कामयाब होना सिखाते हैं। काश हम उसकी 50% भी साथ साथ पैरेलल वो भी उसके साथ ये तवज्जो दें कि नहीं बेटा अच्छा इंसान बनो, सेक्रीफाइस करना सीखो, लोगों की मदद करना सीखो। सबसे बड़ा हमारे माशरे का प्रॉब्लम ये है कि मर्द औरत की इज्जत नहीं करता। हम हर तरफ यही बात करते हैं कि मर्द औरत की इज्जत नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि माँ ने अपने बेटे को औरत की इज्जत करना नहीं सिखाया। मेरा बेटा जब बहुत छोटा था, मेरा ख्याल है 3 या 4 में था, उसने घर आकर बताया कि वो एक लड़की ने मेरे ऊपर, अम्मा कॉन्वेंट में पढ़ता था, पानी फेंक दिया। मैंने उसके ऊपर पानी फेंक दिया। मैंने उसको बहुत देर आराम से बिठाकर सिर्फ ये समझाया कि आप 2 जिन्सों का जब आपस में कोई मसला चल रहा है, वो एक लड़की है, आप एक लड़के हैं, आप उसका मुकाबला उसी जगह खड़े होकर नहीं कर सकते क्योंकि वो सेम जगह पर नहीं है। आपके कपड़े गीले हो जाएं खैर है, आप उसके कपड़े जवाब में गीले नहीं कर सकते। वाह जी वाह, बहुत उम्दा, क्या बात। वाह। तो ये हमारा हम माओं का कसूर है इसमें। इशरत फातिमा साहिबा की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मुझे उस वक्त बहुत तकलीफ़ होती है और मेरी आंखें वाकई भीग जाती हैं कि मेरे अब्बा जी इतने सख्त गिर थे ना। हम कभी भी अपने घर जाते थे ना तो हो ही नहीं सकता था कि जितनी भी देर हो रही हो, हमारे पास जितना भी ज़रूरी काम हो, हम अपने अब्बा जी को खुदा हाफिज़ कहे बगैर निकल जाएं। अब कई दफ़ा होता है कि मैं कब्रिस्तान के पास से गुज़र जाती हूँ, फातिहा तो पढ़ लेती हूँ लेकिन गुज़र जाती हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ कि यार मेरी जुर्रत कि मैं उनके पास नहीं गई, उनकी कब्र पे नहीं खड़ी हुई, वहाँ जाकर मैंने फातिहा नहीं पढ़ी। बस इस चीज़ का मुझे अपने ऊपर बहुत अफसोस होता है। बाकी तो चीज़ें चलती रहती हैं। क्या आपकी आखिरी बात हुई थी अपने वालिद साहब से? हाँ, हम हॉस्पिटल में थे, मुझे याद है। अब्बा जी ने कहा मैंने पानी पीना है। मैंने वहाँ देखा फ़िल्टर सा लगा हुआ था, तो मैंने कहा मैं अपने बाप को यहाँ से पानी पिलाऊँ इस गिलास में। मैं भागी भी गई, कोई कैंटीन पूछती तो उन्होंने कहा ये है टक शॉप। वहाँ से मैंने पानी की बोतल ली, डिस्पोजेबल गिलास लिए। जब मैं अब्बा जी के पास पहुँची तो अब्बा जी सारे वो वार्ड में ना बता चुके थे कि मेरी बेटी इशरत फातिमा। तो तब लोगों ने के देखने का अंदाज़ ही बदल चुका था 5-7 मिनट बाद जब वापस आई। ये उनकी खुशी थी कि मैं इतनी मेरी बेटी ऐसी है, प्राइड लेते थे हाँ आप। जी। तो फिर उसके बाद मेरी बहन एक वॉइस ऑफ अमेरिका में होती है,
तो नर्स को बता रहे हैं कि ना वो मेरी बेटी कह रही है इधर आ जाओ। तो मुझे कहने लगे कि ये देखो ये नर्स भी मेरी बेटी बन गई है, ये मुझे कह रही है कि अगर आप यहाँ नहीं ठीक हुए तो आप वहाँ भी ठीक नहीं होंगे, तो इसलिए मुझे यहीं रहने दो। हमने कहा ठीक है। बस आखिरी टाइम था, मुझे याद है जब मैं गई हूँ उनके पास, तो मैंने साकिब साहब से कहा, मैंने कहा साकिब मैंने कभी ना अपने अब्बा जी को प्यार नहीं किया जैसे बच्चे प्यार करते हैं ना, हमने कभी अपनी अम्मी को भी प्यार नहीं किया। वो उस वक्त का वक्त था जब पेरेंट्स के साथ, अब तो बच्चे चिपकते हैं आके माँ बाप के साथ, उस वक्त माँ बाप के साथ एक फासला होता था, झिझक होती थी। हम हाथ नहीं लगाते थे माँ बाप को, सिवाय जब वो कहें दबा दो तो दबा देते थे, लेकिन प्यार से जबकियाँ डालना या ये करना कभी नहीं होता। आप मिस करती हैं उस टच को, उस लम्स को बुजुर्गों के? बिल्कुल। तो मैंने कहा साकिब मैंने अब्बा जी को कभी प्यार नहीं किया। कहते हैं आज तुम छुट्टी ले लो और अब्बा जी के पास चली जाओ हॉस्पिटल और तुम खूब प्यार करना उनको। मैंने कहा अच्छा। मैंने छुट्टी ले ली और मैं चली गई हॉस्पिटल। तो वो अनकॉन्शियस थे। अच्छा। तो मुझे नहीं पता था कि मैंने कभी ऐसे पेशेंट को देखा नहीं था इस हालत में ना। तो मैंने कहा आंखें बंद हैं अब्बा जी की, लेकिन आंखें खुली हुई थी। मैंने ना अब्बा जी के वो स्ट्रेचर पे थे या बेड पे थे, मैंने ना अकेली थी मैं, तो मैंने अब्बा जी के बेड के गिर्द ना चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ये मैंने सोचा वो एक बादशाह था ना, वो अपने बेटे के बिस्तर के गिर्द चक्कर लगा रहा था, बाबर। हाँ। तो मैंने कहा मैं ना अब्बा जी के, और दुआएं पढ़े जा रही हूँ बाबर और हुमायूं का। जी, बस दुआएं पढ़ रही हूँ, जहाँ से गुजर रही हूँ अब्बा जी को हाथ लगा रही हूँ, कभी टांगों पे, कभी मुंह पे, कभी यहाँ पे हाथ लगा रही हूँ। फिर एकदम से ना मेरा हाथ यहाँ पे लगा और अब्बा जी की आंखें बंद हो गई दोनों। मुझे उसका भी नहीं पता था कि ये क्या हुआ ना। इतने में डॉक्टर आ गए, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, उन्होंने अब्बा जी को पंप करना शुरू कर दिया और बस अब्बा जी नहीं रहे। तो बस उतना ही अब्बा जी को प्यार किया था। तो लेकिन इतना करीब ज़रूर बच्चों को रखना चाहिए कि बच्चे आपको छू सकें, वो और ही कुछ एहसास होता है, नहीं? बस ये है। अब आपको बहुत वो शिद्दत से महसूस होता है कि भाई बुजुर्गों को गले नहीं लगाया, जफ्फी नहीं डाली जिसे कहते हैं। बिल्कुल। अब जब मैं अपनी अम्मी के पास से आती हूँ तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि मैं उनका हाथ मिला के, उनको दबा के, उनको हल्का सा गले से। वालदा हयात हैं अभी आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। क्या उस झिझक की वजह से क्या कमी रह गई? आप क्या चाहती थी एक बच्ची की, बेटी की हैसियत से, अगर आपके वालिद आपसे पूछते कि इशरत तुम क्या चाहती हो, कि मैं उनके साथ अपने वालिद में कैसा बिहेवियर आप चाहती थी? मतलब कभी कभी मेरे साथ वो ट्रैक पे भी चले जाते थे वॉक करने के लिए, लेकिन वैसे ना गुस्सा इतना ज़्यादा था उनका कि मतलब मुझे अभी भी याद है कि वो बस बच्चों के करीब होना चाहिए माँ बाप को। इतना करीब होना चाहिए कि माँ बाप से वो हर बात शेयर कर सकें। हम नहीं कर सकते थे और अब बच्चे करते हैं, अब बच्चे हर बात शेयर करते हैं, लेकिन बच्चे इतने फ्री हो गए हैं, उतना नहीं होना चाहिए। आप तो वो भी करते हैं जो बंदा कहता है कि यार मुझसे शेयर करने वाली बात तो नहीं थी। ये फरमाइए कौन सी बात जो आप अपने वालिद से कहना चाहती थी और झिझक के बाइस नहीं कह सकी? यही कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो शायद ये सोचते हों कि हम जो चुप रहते थे तो हम उनसे डरते थे, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आज आप कह सकती हैं, आप सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो बस मैं कब्र पे जाती हूँ तो मैं उनसे बातें करती हूँ, मैं उन्हें बताती हूँ कि बाजी मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। हम बस चुप इसलिए रहते थे कि आप नाराज़ होते थे, आपका गुस्सा ज़्यादा था, आपका पता नहीं चलता था कब आपका मूड ख़राब हो जाएगा। तो मुझे याद है जब मैं बड़ी हुई होंगी तो मुझे शौक़ हुआ शैम्पू का। तो मैंने अब्बा जी को कहा, अब्बा जी मुझे ना शैम्पू लाते हैं, मार्केट जा रहे होंगे। अब्बा जी ने मेरी बड़ी बेइज्जती की। उनके नज़दीक वो बहुत बड़ा फैशन था। उसके बाद जब वो बेइज्जती करके चले गए, जब वापस आए तो मेरे लिए शैम्पू ले आए। एक तरफ ये बेपनाह मोहब्बत थी, मगर दूसरी तरफ इस कदर सख्तगिरी थी, फासला था, एक अपना मिजाज था जिसका आपने जिक्र किया। उसने आपकी शख्सियत पे क्या असरात डाले? अगर आप खंगालें, गौर करें, कितना मुख्तलिफ होती हैं अगर आप समझती हैं कि उनका रवैया जो है आपके साथ फ्रेंडली होता? पता नहीं, लेकिन मुझे ना अक्सर साकिब इस कदर सॉफ्ट हैं कि मुझे अब्बा जी को देखने के बाद ना मुझे साकिब पे हमेशा शक ही रहा। मैं कहती थी अब ये बोलेगा, अब ये गुस्सा करेगा, अब ये चिल्लाएगा,
अब ये कुछ बोल देगा मुझे, मगर वो कुछ भी नहीं होता। क्योंकि आपने उसी मर्द को देखा। हाँ जी, क्योंकि हम सोशल नहीं थे बिल्कुल हमारे कजन्स वजन्स के साथ, क्योंकि अम्मी पढ़ाती थी, मसरूफ़ होती थी, हम पढ़ते हाँ, थे। करीब से जिस मर्द को आप देखते हैं वो आपका बाप ही होता है ना आपके घर में। तो जी बिल्कुल। तो फिर कब जाके साकिब साहब ने आपको यकीन दिलाया कि नहीं? नहीं, वो फिर मैं अभी खुद ही चुप हो गई, लेकिन मैं बहुत अरसा, अब यकीन कीजिए, बहुत अरसा मैं ना चिल्लाती रहती थी कि नहीं अब तो शायद ये बोलेगा, अब ये मुझे कुछ कहेगा, अब ये रिप्लाई करेगा वो अब्बा जी की तरह ना। तो नहीं हुआ कभी भी। तो लेकिन मैं समझती हूँ अब्बा जी वाला रवैया बेहतर था। फातिमा साहिबा सारा प्रोग्राम करके ख़त्म आपने बुनियादी तौर पे खातून पे लाके पता है, देखिए ये जो आप फिर पेवर का कोई नहीं है, तहजीब वगैरह की बात कर रहे थे, देखिए सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि हमने नहीं देखा कि हमारे घर में जब हम सब बहन भाई और अम्मी अब्बा जी मौजूद हैं, किसी ने खाना पहले प्लेट में डाला हो। हमेशा अब्बा जी डालते थे। बहुत बहुत शुक्रिया इशरत फातिमा साहिबा, आप तशरीफ़ लाई, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं तो बिल्कुल ऐसी बातें कर रही हूँ जैसे मैं घर में बैठ के किसी से कर रही हूँ। अब पता नहीं मैंने कुछ अच्छा बोला या कुछ गलत भी बोल दिया, लेकिन मैंने कुछ सोचा समझा नहीं, बस जो मेरे जहन में आया और बस मैंने आपसे कह दिया। नहीं, मैं तो समझता हूँ जी, मुझे भी बहुत आपसे गुफ्तगू करके बहुत कुछ नया जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला नया। और मेरे ख्याल में व्यूअर्स भी हमारे यकीनन आपकी गुफ्तगू से न सिर्फ उन्होंने लुत्फ़ लिया होगा बल्कि यकीनन बहुत कुछ सीखेंगे वो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और इशरत फातिमा साहिबा आज हमारी मेहमान थी। उर्दू का, उर्दू ज़ुबान का, तलफ़्फ़ुज़ का, लहजे का बहुत ज़िक्र रहा, जिसकी ये नुमाइंदा रही हैं। तो ऐसे ही मुझे एक शेर याद आ गया, एक ही शेर था, कितनी तलख़ी है तेरे लहजे में। क्या बात, कितनी तलख़ी है तेरे लहजे में, जैसे उर्दू से आशना ही ना हो। वाह वाह वाह। कि उर्दू से आशनाई का मतलब ये है कि एक शाइस्तगी, एक शगुफ्तगी, एक शीरीनी जो है वो आपकी शख्सियत में और आपके लहजे में झलकनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन इशरत साहिबा, बहुत अच्छा लगा, बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई आप तशरीफ़ लाई। नाज़रीन, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।